हेलो एवरीवन, दिस इज शोएब आफ्ताब। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नीट फिजिक्स के चैप्टर वाइज स्ट्रेटेजी, जिससे आप फाइनली जो है अपना स्कोर इंप्रूव कर सकते हैं, काफी अच्छा कर सकते हैं, इवन 180 आउट ऑफ 180 भी स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, तो यार यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, हर एक चैप्टर के बारे में थोड़ा थोड़ा डिस्कशन क्या करेंगे कि यार इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इसको कैसे पढ़ना है, और इसमें एनसीईआरटी का कितना ज्यादा इंपॉर्टेंस है, एनसीईआरटी का टेक्स्ट को, थ्योरी को किस तरीके से यहाँ पे पढ़ सकते हैं। क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स में से पूछते हैं कि यार इससे पहले मैंने बायो का बनाया था, बायो चैप्टर वाइज, तो उसमें भी काफी लोगों ने बोला कि यार फिजिक्स का भी बनाओ, केमिस्ट्री का भी बनाओ, तो इस वजह से मैं फिजिक्स का पहले बना रहा हूँ, बिकॉज फिजिक्स आई फील काफी स्टूडेंट्स को डिफिकल्ट लगती है। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, क्योंकि मैक्सिमम लोगों को ये नहीं पता कि यार अप्रोच क्या रखे, मतलब ये क्वेश्चन आता है कि अप्रोच कैसे करें, शुरू कैसे करें, उसको खत्म कैसे करना है, थ्योरी कैसे पढ़ना है, कंसेप्ट कैसे समझना है, फिर क्वेश्चन कैसे अप्लाई करना है, तो मैं एकदम डिटेल में बताऊंगा। स्टार्ट करते हैं बिल्कुल पहले चैप्टर से। ठीक है, तो स्टार्टिंग में देखो, एक तो आप क्या कर सकते हो, एनसीईआरटी का सीक्वेंस फॉलो कर सकते हो। ठीक है, अगर आप किसी कोचिंग में हो तो जनरली वो क्या करते हैं, वो एक अपना ही सीक्वेंस बनाते हैं। जैसे स्टार्ट किससे किया जाता है, बेसिक मैथ्स और वेक्टर से, जो कि बेटर ऑप्शन है। ठीक है, बेटर यही है कि आप बेसिक मैथ्स एंड वेक्टर से स्टार्ट कीजिए, फिर आप एनसीईआरटी पे आओ, यूनिट्स एंड डायमेंशन हो गया, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, मोशन प्लेन, एनएलएम, आप उस पे आ सकते हो। ठीक है, बट ये जो दो चैप्टर हैं ये ऐसे मतलब एनसीईआरटी में अलग से नहीं दिया। वेक्टर जो है, वेक्टर को यहीं पे मोशन इन प्लेन में दिया हुआ है, और आगे चल के जैसे अगर आप देखोगे तो आई थिंक हाँ, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स में वेक्टर प्रोडक्ट जो है, जिसमें क्रॉस प्रोडक्ट होता है, उसको दिया गया। तो मतलब वेक्टर ऐसे दो चैप्टर में बटा हुआ है, और बाकी बेसिक मैथ्स से सच अलग से इतना नहीं दिया गया। ठीक है, तो बेसिक मैथ्स वेक्टर को पहले देख लो। बेसिक मैथ्स में क्या करना होता है, डिफरेंशिएशन ढंग से सीखना। वैसे तो बहुत कुछ पढ़ाते हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, एपी जीपी, ये सब कुछ पढ़ाया जाता है, और भी ग्राफ्स वगैरह भी पढ़ाया जाते हैं, बट कुल मिला के मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे डिफरेंशिएशन जरूर सीखना, इंटीग्रेशन जरूर सीखना, क्योंकि पूरे उसमें काम आने वाला है। ठीक है, पूरे मतलब आगे के मैकेनिक्स में भी। और मैकेनिक्स में ना बेटर ये होता है कि आप एक सीक्वेंस फॉलो करो, क्योंकि अगर आपके बेसिक्स क्लियर नहीं है, आप कोई भी चैप्टर में घुस रहे हो, आपको माइंड में ठीक से ढंग में मतलब ढंग से समझ नहीं आएगा। ठीक है, तो पहले डिफरेंशिएशन सीख लिया, इंटीग्रेशन सीख लिया, ट्रिग्नोमेट्री जो सीख लेना, साइन कॉस फंक्शन, उसमें एकदम सबके वैल्यूज अच्छे से याद कर लेना। ठीक है, फिर आते हैं वेक्टर्स में। वेक्टर में यार देखो, वैसे तो स्केलर प्रोडक्ट हो गया, डॉट प्रोडक्ट हो गया, ये सब कुछ आप सीखोगे ही सही। रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि उसको एक्स में, एक्स एक्सिस में किस तरीके से रिजॉल्व करे, वाई एक्सिस में किस तरीके से रिजॉल्व करे, वो जो आई कैप जे कैप वाला होता है ना, वो सब कुछ आप ढंग से पढ़ लेना। ठीक है, तो इससे होगा क्या, आगे चल के आपका जो बेस बनेगा वो काफी हद तक आपका काम आने वाला है। ठीक है, देखो यूएनडी पे आते हैं। यूएनडी पे डायमेंशनल एनालिसिस जो है वो इतना इंपॉर्टेंट है कि ये हर एक फिजिक्स के क्वेश्चन में अप्लाई हो सकता है। हर एक क्वेश्चन मतलब जहां पे भी न्यूमेरिकल इन्वॉल्व है, कोई ना कोई यूनिट इन्वॉल्व है, अगर यूनिट्स से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो पक्का उसमें आप डायमेंशन एनालिसिस निकाल के ही आप 2-3 ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हो। क्यों, जैसे मान लो वेलोसिटी है। ठीक है, वेलोसिटी में अगर आपको दे दिया गया क्वेश्चन में वेलोसिटी पूछा है, तो आप जब ऑप्शंस में देखोगे, अगर आप यूनिट से ही पता कर सकते हो कि यार कौन कौन से जो है वो वेलोसिटी के यूनिट नहीं है, इस तरीके से 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो जाते हैं। ठीक है, तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, छोटा सा चैप्टर लगता है कि यार नहीं इसमें तो क्या ही पढ़ना है, ऐसे स्ट्रेट अप इग्नोर करो, बाद में देखेंगे, कभी बाद में अगर टाइम मिला तो पढ़ लेंगे, बट ऐसा बिल्कुल भी गलती मत करना, कंसेप्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आपको पूरा डायमेंशन एनालिसिस हर क्वेश्चन में अप्लाई कर सकते हो, इस तरीके का है ये। उसके बाद सिग्निफिकेंट फिगर्स थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें से क्वेश्चन कई बार आ जाते हैं। नेक्स्ट हम आते हैं यार मोशन है ना स्ट्रेट लाइन। ठीक है, मोशन स्ट्रेट लाइन में वैसे तो देखो यार वही सारे फॉर्मूले हैं। ठीक है, v इक्वल टू यू प्लस एटी हो गया, एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर हो गया। ठीक है, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर, जो भी है, बट यहाँ पे हम लोग को सीखना क्या है, ग्राफ सीखना है और इक्वेशन। ठीक है, इक्वेशंस तो ठीक है, इक्वेशंस में 2 इक्वेशंस और ऐड हो जाते हैं, वो देख लेना, वो सेकंड वाला कि यार 7 सेकंड में कहाँ पे पहुंचा, 6 सेकंड में कहाँ पे पहुंचा, तो वो चीज 1-2 और इक्वेशन ऐड हो जाते हैं बस, बाकी तो आपको वही 10 तक जो चल रहा है वही चलेगा। बट ग्राफ्स बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। अगर आपको ग्राफ समझ आ गया कि यार अगर एक्स का ग्राफ ये है तो उसका जो स्लोप है वो हमें वेलोसिटी देगा, तो इस तरीके से वेलोसिटी का ग्राफ ये होगा, फिर वेलोसिटी ग्राफ से एक्सेलरेशन ग्राफ तक पहुंचो, तो ये जो ग्राफ्स अगर आपको ढंग से समझ आ गए तो आपको काफी हेल्प मिलती है। ठीक है, आप एक तो चीजों को सीख जाते हो, डिफरेंशिएशन टर्म्स में भी सीख जाते हो, प्लस ग्राफ आपके माइंड में एक इमेज क्लियर होती जाती है कि हाँ यार, क्योंकि फिजिक्स ऐसा है ना, अगर आप माइंड में इमेज नहीं बनाओगे तो आप फिजिक्स को सॉल्व नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो माइंड में इमेज हो गया, डायग्राम हो गया, वो सब चीजें आपकी इस तरीके से ही क्लियर हो पाएगी। ठीक है, जैसे एक प्रॉब्लम आता है कि यार कौन किसको ओवरटेक कर लेगा पहले, वो बाद में जाके फिर आगे ओवरटेक करता है, ऐसे अपने प्रॉब्लम्स देखे होंगे। ठीक है, तो उस तरीके में उसमें क्या होगा, ग्राफ इक्वेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ग्राफ आपको ढंग से समझ में आना चाहिए। ठीक है, फिर हम आते हैं मोशन इन प्लेन में। वैसे तो हम लोग इसको एक साथ ही पढ़ते थे, ठीक है, बट यहाँ पे कुछ चीजें एक्स्ट्रा, जैसे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन जो हमें अलग से पढ़ाया जाता था, तो वो डिपेंड करता है कि कोचिंग में आपको अलग से पढ़ाया जाता है और एनसीईआरटी सीक्वेंस में थोड़ा सा अलग होता है। यहाँ पे देखो आप प्रोजेक्टाइल मोशन सबसे इंपॉर्टेंट है, रेलिवेंट है इन टर्म्स ऑफ क्वेश्चन या पीवाईक्यूज कह लो। क्वेश्चन मोस्ट प्रोबेबली प्रोजेक्टाइल से ही आएगा, इसमें प्रोजेक्टाइल में भी प्रोजेक्टाइल ही है मेनली, तो उसमें टाइम और रेंज ही पूछते हैं जनरली कि यार टाइम कितना लगेगा, रेंज, और फिर थोड़ा बहुत कुछ और क्वेश्चन, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी वगैरह, ये सब क्वेश्चन आते हैं। तो इसमें आगे बढ़ने से पहले मैं आपको नीट 2024 के लिए कुछ इंपॉर्टेंट बताने वाला हूँ। देखो क्या है यहाँ पे, अगर आपको पता हो 60% ऑफ द पेपर से भी ज्यादा नीट 2023 में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आया था। ठीक है, मतलब एग्जैक्टली नहीं भी अगर सेम हुआ तो उससे डिराइव्ड आया था। ठीक है, तो मोर देन 60% ऑफ द पेपर नीट 2023 में प्री वाईक्यूज से ही आया था। इसमें देखो आप ट्रिकी एमसीक्यूज जो थे, जिसमें मैच द फॉलोइंग टाइप हो गए, स्टेटमेंट बेस्ड हो गए, जैसे यहाँ पे आपको एक एग्जांपल दिख रहा है, सेकेंडरी ग्रोथ पे बेस्ड एक पूरा इतने सारे स्टेटमेंट दिए हुए। ठीक है, नीट 2022 में आया था ये। ठीक है, तो बहुत सारे स्टेटमेंट, मल्टीपल स्टेटमेंट वाले। ठीक है, इमेज बेस्ड हो गया, मेमोरी बेस्ड हो गया, ये सब 40% ऑफ द पेपर इन बायोलॉजी इस तरीके से था। ठीक है, तो आप समझ सकते हो कि कितना मेजर सेक्शन ऐसा है। ठीक है, चलो इसके बाद आप सोचो कि यार एआईपीएमटी में 1998 से 2012 के पेपर्स, ठीक है,
नीट में 2013 से 2023 के पेपर, ऑल नीट और एआईपीएमटी स्टेट लेवल पेपर्स, एआईपीएमटी के कैंसिल्ड पेपर्स जितने भी पॉसिबल है, ये सारी पॉसिबिलिटीज को आप एक जगह पे अगर आप ले आते हो, सारे सिंगल क्वेश्चन यानी ईच एंड एवरी सिंगल क्वेश्चन जो कि पूछा गया हो अब तक एक ही जगह पे चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज आपको मिल जाए, वो भी एकदम नीट 2024 पैटर्न पे बेस्ड। ठीक है, तो ऐसा ही एक बुक है। इसमें आपको क्या क्या मिलता है, यहाँ पे आपको डिटेल्ड एक्सप्लेनेशंस मिलते हैं। देखो जैसे यहाँ पे लेट्स से जाइगोमॉर्फिक फ्लावर के बारे में एक क्वेश्चन था, वहाँ पे आपको जाइगोमॉर्फिक फ्लावर के बारे में बताया गया कि कहाँ से ऑप्शंस के अकॉर्डिंग कि फेबेसी में मिलता है, पोएसी में मिलता है, बाकियों में क्या मिलता है, सोलिनेसी, ब्रासिकेसी में एक्टिनोमॉर्फिक होता है, कैनेसी में एसिमेट्रिक होता है। और यहाँ पे रिलेटेड थ्योरी बताई गई है कि यार एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर का मतलब क्या होता है कि यार रेडियल सिमेट्री होता है, फिर बायलैटरल सिमेट्री में जाइगोमॉर्फिक, मतलब बिल्कुल एक तो उस ऑप्शन को एक्सप्लेन किया गया कि क्यों ये करेक्ट है, प्लस उससे रिलेटेड थ्योरी बताई गई है, प्लस आपको निमोनिक्स वगैरह भी बताया गया जहाँ पे भी रेलिवेंट है। ठीक है, निमोनिक्स भी है। फिर बुक का क्या नाम है, चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज सॉल्यूशंस नीट 2024, एडुकार्ट पब्लिशर्स की तरफ से जो है ये पूरा बुक है। 3 बुक्स का एक सेट है, 36 ईयर्स जितने भी पेपर्स पॉसिबल है, सारे स्टेट लेवल कैंसिल्ड पेपर्स हो गए, पूरे एआईपीएमटी के पेपर हो गए, नीट के पेपर हो गए, सब यहाँ पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये आप डिस्क्रिप्शन में जाके आप देख सकते हो, रिव्यूज वगैरह चेकआउट कर सकते हो। रिव्यूज में आप देख सकते हो कितने बढ़िया बढ़िया आपको रिव्यूज दिख जाएंगे। ये आप डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको लिंक, 30% से भी ज्यादा आप डिस्काउंट में इसको खरीद सकते हो। तो यार सब कुछ मैं नीचे डाल रहा हूँ, आगे बढ़ते वीडियो की तरफ। फिर आ जाओ एनएलएम पे। यहाँ पे एनएलएम हो गया और ये इन 2 चैप्टर को मिलाए काइनेमेटिक्स बोलते हैं। तो एनएलएम और काइनेमेटिक्स बहुत ज्यादा बेस के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगे चल के आपका वर्क एनर्जी पावर आएगा, सिस्टम पार्टिकल आएगा, रोटेशन आएगा, ये सब में बहुत काम आने वाला है। ठीक है, एनएलएम में आपको फोर्सेस समझ आ जाएंगे। फ्री बॉडी डायग्राम यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है। मतलब अगर आप मेरे से पूछो कि एनएलएम में क्या पढ़े, तो मैं कहूंगा अगर एफबीडी समझ आती है एनएलएम में, फ्री बॉडी डायग्राम समझ आता है, फिर कुछ और जरूरत नहीं है। अगर फ्री बॉडी डायग्राम आप ढंग से समझ गए, आपके फ्रिक्शन में जो 2 ब्लॉक प्रॉब्लम्स आते हैं वो भी सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, स्प्रिंग भी सॉल्व हो जाएगा, एफबीडी बनाना आना चाहिए। ठीक है, फिर यहाँ पे एक और कंसेप्ट आता है कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। ये सिंपल कंसेप्ट है, अगर आपको कंसेप्ट पता है ढंग से आप अप्लाई करके क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं वर्क एनर्जी पावर पे। इसमें जैसे एनएलएम में हम फोर्सेस पढ़ रहे थे, अब फोर्स का ही एक और एक्सटर्नल चीज आ गया, मतलब एक और एडिशनल चीज आ गया। वो क्या हो गया, हमारा वर्क एनर्जी या पावर। मतलब अब फोर्स को हमने क्या कर दिया, अब एक लेवल ऊपर चले गया। अब हम वर्क के टर्म्स में बात कर रहे हैं, अब हम एनर्जीज के टर्म्स में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे भी जैसे हमने फोर्स में स्प्रिंग देखा था, यहाँ पे हम स्प्रिंग में एनर्जीज पढ़ेंगे। ठीक है, वहां पे जो मान लो फोर्स का जैसे मान लो kx था, ठीक है, फोर्स की वैल्यू जैसे यहाँ पे kx होती है, तो यहाँ पे हाफ kx स्क्वायर हो जाता है। तो बेसिकली यहाँ पे भी वही चीजें हैं, मान लो उसका ही एक एडिशनल वर्जन आ गया। ठीक है, यहाँ पे मान लो हम लोग काइनेटिक एनर्जी की बात करेंगे, जो चीज हम लोग काइनेमेटिक्स में वेलोसिटी के टर्म्स में पढ़ रहे थे, वो अब एनर्जी के टर्म्स में काइनेटिक एनर्जी के टर्म्स में आ जाएगा, हाफ mv स्क्वायर कंपोनेंट हो जाएगा। नेक्स्ट चैप्टर हम आते हैं सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स पे। सिस्टम ऑफ पार्टिकल में यार सेंटर ऑफ मास ही एक टॉपिक है जिसमें से थोड़े बहुत जिसमें से क्वेश्चन आते हैं। रोटेशनल मोशन, ये वैसे तो 2 सेम ही चैप्टर है, मैंने इसको अलग अलग से लिख दिया क्योंकि हमने इसको अलग से पढ़ा था, इसलिए मैंने इसको अलग से लिख दिया। इसमें कुछ नहीं है, देखो अगर आपको रोटेशनल मोशन पढ़ना है ना ढंग से, तो यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, बेसिकली काइनेमेटिक्स में जो चीजें लीनियर मोशन थी उसको आपने रोटेशन टर्म्स में ला दिया, एंगल के टर्म्स में ला दिया। ठीक है, तो यहाँ पे वही हो जाता है, एंगुलर वेलोसिटी हो जाती है, टॉर्क आ जाता है फोर्स की जगह। ठीक है, एंगुलर एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे बिल्कुल कंसेप्चुअल है। आप अगर सीक्वेंस में चीजें कर रहे हो, ऐसा नहीं कि पहले रोटेशन कर रहे हैं फिर वापस जा रहे हैं, ठीक है, मोशन करने, तो ऐसा नहीं करना है, बिल्कुल सीक्वेंस सब चीजें करते रहो। कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, जैसे कि हमने कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम पढ़ा। ठीक है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ये सब कुछ आपका क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट हम आते हैं मैकेनिक्स पार्ट, यहाँ तक खत्म है। अब हम आते हैं सॉलिड्स में, फ्लूइड्स में और थर्मोडायनेमिक्स में, मतलब थर्मल वाला पूरा सेक्शन में। सॉलिड्स में तो देखो यार, स्ट्रेस स्ट्रेन हो गया, मॉड्यूलस हो गया, यहाँ से एनसीईआरटी की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा हो जाती है। इसका मतलब मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ कि अगर आप लेट्स से मैकेनिक्स में इतना ज्यादा अपने एनसीईआरटी नहीं भी पढ़ी है, कोई इतना इशू नहीं आने वाला। ठीक है, बट मैकेनिक्स के जस्ट बाद से आपको ढंग से एनसीईआरटी करना पड़ेगा, क्योंकि आपको बहुत सारे ग्राफ्स मिलेंगे एनसीईआरटी के अंदर, बहुत सारे टेबल्स मिलेंगे एनसीईआरटी के अंदर। टेबल्स में आपको ऐसा नहीं कि यार 10 मेटल के जो है कोफिशिएंट दिए हुए हैं, आपको कोफिशिएंट याद नहीं करने, बट आपको पता होना चाहिए कि यार मेटल का कौन सा ज्यादा है, कौन सा मेटल का ज्यादा है। आप एक ऑर्डर बना लो, आपको निमोनिक्स से उसको रट लो, लेकिन कैसे भी करके आपको वो चीज माइंड में होना चाहिए कि हाँ यार, अगर ये स्टील है तो स्टील का ज्यादा है, अगर ये कोई नॉन मेटल है, इंसुलेटर है, तो उसका इतना है। तो आपको, क्योंकि ये चीज स्टेटमेंट में भी आ सकती है, ऑर्डर के फॉर्म में भी आ सकती है, कैसे, क्योंकि अब थ्योरी वाले जो क्वेश्चन है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन का ट्रेंड बढ़ रहा है, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन का ट्रेंड बढ़ रहा है। तो सारे ग्राफ्स जो आपको एनसीईआरटी मिले, टेबल जो मिले, वो सब कुछ आपको करना ही है। सेम फ्लूइड्स में भी इंपॉर्टेंट है, तो थ्योरेटिकल चीजें आ जाती है, विस्कोसिटी हो गया, सरफेस टेंशन हो गया। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ क्वेश्चंस देखो, स्ट्रेस स्ट्रेन हो गया, मॉड्यूलस जितने भी है, यंग मॉड्यूलस, बल्क मॉड्यूलस, अगर आपको ये सब चीजें क्लियर है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रेस जो है 3, वो आपको क्लियर है, तो आपका डेफिनेटली ये चैप्टर क्लियर हो जाएगा। ठीक है, सेम फ्लूइड्स में भी प्रेशर्स ही होते हैं सारे जो भी है। बर्नौलीज अगर आपको आता है तो आपका ये फ्लूइड चैप्टर भी क्लियर है। सरफेस टेंशन, विस्कोसिटी में थोड़े बहुत और फॉर्मुलेज मिल जाएंगे आपको, रेनॉल्ड नंबर वगैरह पे क्वेश्चन मिल जाता है, ये सभी रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। यहाँ से लेके जो अगले 2 चैप्टर हैं, यानी कि टोटल 3 चैप्टर जो थर्मल है, थर्मल काफी हाई वेटेज होता है, जनरली 4 to 5 क्वेश्चंस लोग एक्सपेक्ट करते हैं यहाँ से, क्योंकि 3 चैप्टर भी और ऐसे काफी हाई वेटेज भी माना जाता है। तो यहाँ पे स्केल्स, सबसे पहले टेम्परेचर स्केल्स, उसमें भी इमेजिनरी, मतलब आपको आप पढ़ रहे हो सेल्सियस, केल्विन, ठीक है, कोई नहीं पूछेगा, आपको एक इमेजिनरी स्केल पूछी जाएगी, तो इमेजिनरी स्केल का आपको पता होना चाहिए कैसे सॉल्व करना है, कोई भी टेम्परेचर स्केल को कैसे लिखा जाता है वो चीज़ आपको पता होनी चाहिए। एक्सपेंशन में, लीनियर में
एरिया में, वॉल्यूम में वही होता है ना, अल्फा होता है फिर 2 हो जाता है, 3 हो जाता है, वो सब चीज़ आपको पता होनी चाहिए। कैलोरीमेट्री पे क्वेश्चंस काफी आते हैं, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग पे, इस पे काफी क्वेश्चंस बनते हैं। लास्ट में छोटा सा करके न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग दिया हुआ है, बट आप पीवाईक्यू उठा के देख लो, आपको इतने भरे क्वेश्चन मिल जाएंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग पे कि आप फिर सोचोगे कि यार यही सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं थर्मोडायनामिक्स पे। थर्मोडायनामिक्स में तो जो प्रोसेसेस हैं उसी में से क्वेश्चन बनते हैं, आइसोथर्मल, आइसोबारिक हो गया, एडियाबैटिक हो गया, ये सब पे क्वेश्चन बनते हैं। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन काफी बनते हैं यहाँ पे, तो एनसीईआरटी पढ़ना बिल्कुल भी मत भूलना, इसका पीवी कर्व समझना बिल्कुल मत भूलना। ठीक है, काफी कंसेप्चुअल है, एनसीईआरटी को बायो की तरह मत पढ़ना कि हाँ यार ये चीज, ये लाइन पढ़ ली अभी लाइन को याद करते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं, पूरा स्ट्रेटेजी फेल हो जाएगा। पढ़ना है, समझ के पढ़ना है पीवी कर्व्स को, और ग्राफ से उसको कोरिलेट भी करना है, पीवी कर्व ग्राफ जो है उसको कोरिलेट करना है। फिर कार्नोट इंजन है, कार्नोट इंजन से भी क्वेश्चंस आते हैं। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस पे आ जाओ, वही है, गैस स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी पे आते हैं, मेनली सीपी, सीवी हो गया, गामा हो गया, ये सब पे आते हैं। बॉयल्स लॉ ये सब थोड़ा बहुत पूछ सकते हैं। ठीक है, बॉयल्स लॉ हो गया, चार्ल्स लॉ हो गया। नेक्स्ट हम आते हैं लास्ट के 2 चैप्टर जो काफी लोगों को कंफ्यूज करता है। अच्छा, ग्रेविटेशन रह गया था, ग्रेविटेशन भी बताऊंगा, ऑसिलेशंस, वेव्स और ग्रेविटेशन। ठीक है, ऑसिलेशन में तो देखो कुछ नहीं है, अगर आप ऑसिलेशन को इन टर्म्स ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन समझ जाते हो, एंगल को एक्स के फॉर्म में रिजॉल्व करना समझ जाते हो, ठीक है, डिस्टेंस के फॉर्म में, तो आप काफी हद तक ऑसिलेशन समझ जाओगे। लास्ट में थोड़ा बहुत एनर्जीज का दिया हुआ है, बट वही है, एक्स इज इक्वल टू साइन थीटा के टर्म्स में जो पूरा आता है ना, वो अगर आप समझ जाते हो कि यार एक सर्कल को कैसे प्रोजेक्ट करके, कि सर्कल का जो हम कहते हैं ना कि शैडो, अगर एक कोई ऑब्जेक्ट है जो सर्कल में मूव कर रहा है, वो एक नीचे है, ग्राउंड पे किस तरीके से शैडो कास्ट करेगा, उसको हम लोग क्या कहते हैं, एसएचएम के टर्म्स में कह सकते हैं। तो वो अगर आप ढंग से समझ जाते हो ना, आपको काफी कॉन्सेप्ट, ये पूरा चैप्टर क्लियर हो सकता है। नेक्स्ट हम आते हैं वेव्स में। वेव्स में देखो मैक्सिमम लोग ये गलती करते हैं, पहले का पार्ट बहुत सारा दिया हुआ है, वही जो ये हमने पढ़ा यहाँ पे एक्स इक्वल टू साइन के टर्म्स में, उसमें से फाई आता है, ओमेगा टी आता है। ठीक है, तो ओमेगा टी, लेट्स से यहाँ पे ओमेगा टी प्लस फाई है, यहाँ पे एक कंपोनेंट और ऐड हो जाता है क्योंकि ये वेव है जो ट्रैवल भी कर रही है, तो यहाँ पे के एक्स वाला कंपोनेंट ऐड हो जाता है। तो कुल मिला के ये वाला चीज में ही लोग रह जाते हैं कि भाई इसी को पूरे ढंग से पढ़ रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन पता है कहां से आता है, लास्ट में जो चीजें दी हुई है, ओपन ऑर्गन पाइप, क्लोज्ड ऑर्गन पाइप, वेव्स ऑन ए स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग, ये 3 टॉपिक में से मैक्सिमम क्वेश्चन बनते हैं, और बीट से थोड़ा बहुत बन सकता है। ठीक है, तो कुल मिला के ये जो टॉपिक्स है बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको जरूर करना, भले ही आप ये पूरा ये ग्राफ्स वाला, फिर ये पूरा जो है के एक्स ओमेगा टी फाई वाला, इस टाइप के क्वेश्चन नहीं भी करते हो कोई दिक्कत नहीं है, बट ये स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग करना, ओपन ऑर्गन पाइप, क्लोज ऑर्गन पाइप, ये पहले समझना, मैं तो कहता हूँ, और ये समझ भी आ जाती है इजीली, अगर आप एक ट्रिक से भी कर लेते हो उस चीज को, तो ये काफी इजीली हो सकता है। बाकी ग्रेविटेशन में तो आपको पता है काफी इजी चैप्टर, अगर आपका एनएलएम स्ट्रॉन्ग है, काइनेमेटिक स्ट्रॉन्ग है, आपने प्रोजेक्टाइल मोशन कर रखा है, तो ग्रेविटेशन आपको काफी हद तक आता है। बट फिर भी कुछ चीजें एक्स्ट्रा है, जैसे एस्केप वेलोसिटी हो गया, ठीक है, फिर सरफेस के ऊपर जाने पे जी के साथ क्या होता है, नीचे आने पे जी के साथ क्या होता है, उसका ग्राफ क्या बनता है, किस तरीके से जो है वो किस रिलेटेड है। बाकी केपलर्स लॉ हो गया, सैटेलाइट पे थोड़ा बहुत क्वेश्चन बन जाता है। तो यार दैट वाज इट, 11th स्ट्रेटेजी इतना ही था। वीडियो काफी लंबा हो रहा है, तो 12th के चैप्टर वाइज हम अलग वीडियो में करेंगे। दैट वाज इट फॉर टुडे, होपफुली अगर आप हेल्पफुल लगा हो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए।